हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरजी इंस्पिरेशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गत वर्ष की परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो यहाँ पर लेके आए हैं हम आपके लिए। ये जो क्वेश्चंस है वो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश में जो एपी का एग्ज़ाम लगता है वो, और उत्तराखंड में जो एपी का एग्ज़ाम लगता है, नहीं ऐसे एग्ज़ाम जिनका सिलेबस यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग है उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि वितरण माध्यम के चुनाव को कौन सा तत्व प्रभावित करता है। यानी हम जब अपने प्रोडक्ट को वितरण करते हैं, बेचते हैं, तो उसके माध्यम का चुनाव करते वक्त कौन से ऐसे तत्व हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है बाजार प्रतिफल, सेकंड है उत्पाद प्रतिफल, थर्ड है मध्यस्थ प्रतिफल। यानी तीनों ही ये जो तत्व हैं वो वितरण माध्यम को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुरक्षित मुद्रा नीति का अभिरक्षक कौन है। यहाँ पर जो मुद्रा निधि है उसको कंट्रोल करने का काम किसको है। ये जो मौद्रिक पॉलिसी बनाने का काम होता है कि मुद्रा को इशू करना, उसको रोकना या फिर वापस परचेज करना, उसके लिए जो मौद्रिक नीति बनाता है वो कौन बनाता है, भारत में आरबीआई द्वारा बनाई जाती है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका ऑप्शन क्या है हमारे पास, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में संबंधी सरकार का वित्तीय एजेंट और सलाहकार कौन होता है। यानी जो भारत में मुद्रा और वित्तीय मामले से संबंधित जो भी काम किए जाते हैं उनका एजेंट और सलाहकार भारत सरकार का कौन होता है। तो ऑप्शन है एसबीआई, बी आईडीबीआई, थर्ड आईसीआईसीआई एंड डी ऑप्शन है आरबीआई। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा आरबीआई। यानी मुद्रा से संबंधित जो भी डिसीजन होते हैं, मौद्रिक पॉलिसी जो भी बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मंदी के दिनों में क्या करना अच्छा रहता है। यानी जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति होती है तो इनमें से कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो ठीक रहते हैं हमारे लिए। मंदी की स्थिति में नंबर फर्स्ट ऑप्शन ये रहेगा कि बैंक दरों में कमी करना और बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद करना। सेकंड ऑप्शन है बैंक दरों को बढ़ाना और प्रतिभूतियों को खुले बाजार से क्रय करना। थर्ड ऑप्शन है बैंक दरों को कम करना और प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचना। एंड फोर्थ ऑप्शन है बैंक दरों को बढ़ाना और प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचना। मंदी की स्थिति में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी होती है, यानी जो लोग होते हैं उनके पास अमाउंट नहीं होती है खर्च करने के लिए। तो मंदी की स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि सरकार के द्वारा बैंक दरों में कमी की जाती है। यदि बैंक दरों में कमी होगी तो क्या होगी, बैंक दर में कमी होगी तो हमें ब्याज कम करना पे कम करना पड़ेगा और लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लिया जाएगा। और बाज़ार में प्रतिभूतियों की खरीद करना, बाज़ार में प्रतिभूतियों की खरीद अगर बैंक के द्वारा की जाएगी, आरबीआई के द्वारा की जाएगी, तो क्या होगा कि जो लोगों के पास जो भी सिक्योरिटीज़ है वो किन के पास जाएंगी, बैंक के पास जाएंगी, और बैंक उसके बदले में क्या देंगे, जो मनी है वो अर्थव्यवस्था में मनी लोगों के पास चली जाएगी। तो कमी की स्थिति में हमें बैंक दरों में कमी करनी पड़ेगी और प्रतिभूतियों को क्या करना पड़ेगा, उसको खरीद करना पड़ेगा ताकि जो मनी है वो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट ए ऑप्शन ही है। यानी यहाँ पर बैंक दरों में कमी की गई है और प्रतिभूतियों को क्या किया गया है, बैंकों के द्वारा खरीदा गया है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन है कुछ एक को छोड़कर सभी के ऊपर से नियंत्रण हटा लेना। सेकंड, कुछ को छोड़कर सभी को नियंत्रित करने की व्यवस्था करना। सी, कृषि, लघु उद्योग और निर्यात इकाइयों के लिए पर्याप्त ऋणों की व्यवस्था करना। एंड डी ऑप्शन है उद्यमियों के नए वर्ग को उत्साहित करना। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे ऐसा कौन सा उद्देश्य था जो नहीं था। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी ये उद्देश्य नहीं था कि कुछ को छोड़कर सभी को नियंत्रित करने की व्यवस्था करना, बाकी सभी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे क्या थे, उद्देश्य थे। तो राष्ट्रीयकरण के पीछे कौन कौन से उद्देश्य थे, कुछ को छोड़कर सभी के ऊपर से हमें नियंत्रण हटाना था राष्ट्रीयकरण में, कृषि, उद्योग और निर्यात इकाइयों के लिए पर्याप्त ऋणों की व्यवस्था करना
बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य था, और नए उद्यमियों को उद्यम करने के लिए उत्साहित करना भी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य था। लेकिन सभी को नियंत्रित करने की व्यवस्था करना बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसी कॉमर्शियल बैंक को अपनी कुल जमा राशियों का जो भाग नकदी के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बहुत बार पूछा जा चुका है कि ऐसे कॉमर्शियल बैंक यदि अपनी नकदी को आरबीआई के पास जमा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सीआरआर कहते हैं। एसएलआर में क्या होता है कि बैंकों के पास ही वो अमाउंट रहती है, सीआरआर में बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को ये नकदी के रूप में आरबीआई के पास ये अमाउंट जमा करवानी होती है। तो वर्तमान में जो सीआरआर की रेट है वो कितनी परसेंट है, 4% है। यानी बैंकों को अपनी जमा राशि का 4% अमाउंट जो नकदी के रूप में आरबीआई के पास जमा करवाना होगा। एसएलआर के लिए करंट रेट क्या है, एसएलआर के लिए करंट रेट है हमारे पास 18%। बैंक दर कितनी है, बैंक दर वर्तमान में 6.50% है। एंड रेपो रेट कितनी है, रेपो रेट 6.25% है वर्तमान में। और रिवर्स रेपो रेट कितनी है, 3.35% रिवर्स रेपो रेट। तो इनको एक बार आप याद कर लीजिएगा कि सीआरआर की रेट 4% है, एसएलआर की रेट 18% है, 6.5 जो है वो बैंक रेट है, एंड 6.25 जो रेपो रेट है, और रिवर्स रेपो रेट कितनी है हमारी 3.35% है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन प्रबंधन का बल किस पर है। ऑप्शन ए विकास, सेकंड दंड, थर्ड पदोन्नति एंड फोर्थ पदावंती। तो मानव संसाधन का प्रबंध किस लिए किया जाता, दंड के लिए तो नहीं किया जाता, पदावंती के लिए नहीं किया जाता, पदोन्नति के लिए नहीं किया जाता, तो उसके लिए चयन प्रक्रिया होती है, भर्ती प्रक्रिया होती है। तो मानव संसाधन प्रबंधन का बल किसके ऊपर है, विकास के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए विकास। क्वेश्चन नंबर 8, जॉब मूल्यांकन का मनोरथ क्या है। यानी हम जॉब इवैल्यूएशन करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, प्रशिक्षण के लिए करते हैं, पदोन्नति के लिए करते हैं, वेतन निर्धारण के लिए करते हैं, या तबादले के लिए करते हैं। पदोन्नति के लिए वही भर्ती क्रिया आ जाती है, तबादले के लिए भी वही भर्ती या चयन प्रक्रिया आ जाती है, प्रशिक्षण भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, वेतन निर्धारण। वेतन निर्धारण के लिए हम जॉब का इवैल्यूएशन करते हैं। नंबर 9, प्रवेश का अर्थ है। यानी जब हम भर्ती चयन प्रक्रिया करके लोगों को जॉब देते हैं तो प्रवेश करवाते हैं, तो उस प्रवेश का अर्थ क्या लिया गया है मैनेजमेंट के थ्रू, प्रशिक्षण करना, अनुस्थापन करना, कर्मचारी को परिचित करवाना, या प्रमाणीकरण करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 है जो उसका आंसर हमारे पास हो जाएगा अनुस्थापन करना। तो ऑप्शन 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 10, श्रम उत्पादकता से अभिप्राय है। नंबर फर्स्ट, निविष्ट परिणाम से उत्पादन परिणाम अधिक होता है, बी निविष्ट परिणाम से उत्पादन परिणाम कम होता है, निविष्ट परिमाण और उत्पादन परिमाण समान होते हैं, एंड उत्पाद परिमाण नकारात्मक होता है। ये निविष्ट परिमाण उत्पादन परिमाण का मतलब होता है उत्पादन, यानी हम एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हुआ, और निविष्ट का मतलब हमने कितना सोचा था। तो श्रम उत्पादकता से अभिप्राय क्या होगा, यदि हमने जो उत्पादन किया है और जो सोचा है वो क्या है, अगर परिणाम हमारे पास समान आते हैं, परिमाण हमारे पास समान आते हैं, तो श्रम उत्पादकता से उसका अभिप्राय हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो प्रोडक्शन है और जो निविष्ट परिमाण है वो बराबर होते हैं तो श्रम उत्पादकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित है। नंबर फर्स्ट, टास्क विधि, सेकंड मूल्य विधि, थर्ड MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एंड डी संपर्क विधि। तो कार्य निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित कौन सी विधि आ जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पूंजी संरचना दर्शाती है। पूंजी संरचना क्या दर्शाती है, पहली बात तो पूंजी संरचना होती क्या है। संस्था के द्वारा पैसों की ज़रूरत पड़ती है संस्था को, तो संस्था उस मनी को किन किन संसाधनों से लेती है उसका वो डिसाइड करना क्या कहलाता है, पूंजी संरचना। तो पूंजी संरचना में कौन कौन संसाधन होते हैं, शेयर इक्विटी शेयर होती है, प्रेफरेंस शेयर होते हैं,
और साथ ही साथ रिटेन अर्निंग होती है, डिबेंचर्स होते हैं। तो इनमें से कौन सी संरचना अपनाई जाए, किन किन संसाधनों को अपनाया जाए संस्था के द्वारा, तो वही क्या होती है, पूंजी संरचना। और पूंजीकरण क्या होता है कि इन संसाधनों की कितनी मात्रा, यानी जो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर्स है, रिटेन अर्निंग है, उनकी कितनी मात्रा संस्था के द्वारा ली जाए, उन मात्रा का जो अनुपात है, मात्रा का जो डिसीजन है, वो क्या होती है, वो पूंजीकरण होता है। और पूंजी संरचना में हमें संरचना डिसाइड की जाती है कि इन कौन कौन से ऑप्शन से संस्था के द्वारा पैसे लिए जाएंगे। मतलब संस्था के द्वारा जिसमें कॉस्ट कम आती है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, वही संस्था के द्वारा उन्हीं संरचनाओं को अपनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पूंजी के विभिन्न स्वरूपों के बीच अनुपात, बी शकल देयता, सी सकल अभिसंपत्ति एंड डी सकल अभिसंपत्ति और सकल देयता, यानी ग्रोस लाइबिलिटी, ग्रोस असेट्स एंड ग्रोस लाइबिलिटी। और ए ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा पूंजी के विभिन्न स्वरूपों के बीच अनुपात। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो विभिन्न स्वरूप मैंने बताए हैं अभी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग, तो इनके संबंध में जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, पूंजी संरचना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अंतिम स्कंद को बैलेंस शीट में किसके अंतर्गत दर्शाया जाता है। अंतिम स्कंद का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में किसके अंतर्गत दर्शाया जाता है। फर्स्ट है फिक्स असेट्स, बी ऑप्शन है मौजूदा अभिसंपत्ति यानी मौजूदा असेट्स, सी है मौजूदा देयता यानी करंट लाइबिलिटी, एंड डी है फुटकर खर्च। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा मौजूदा अभिसंपत्ति यानी कि करंट असेट्स। क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाया जाता है, करंट असेट्स में असेट साइड दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर 14, समता पर व्यापार से क्या आशय, यानी समता पर व्यापार क्या होता है। समता पर व्यापार होता है कि डिबेंचर्स यानी कि उधार लेकर व्यापार करना। उधार लेकर डिबेंचर से व्यापार क्यों किया जाता है, क्योंकि डिबेंचर की जो लागत होती है, डिबेंचर की लागत हमारे पास क्या होती है, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की हमें क्या मिलती है, छूट मिलती है, यानी इंटरेस्ट को हम लेस करते हैं जिससे कि हमारे टैक्स क्या होता है, कम होता है। तो जिस व्यापार के द्वारा समता पर व्यापार किया जाता है वो सब ज़्यादा से ज़्यादा किससे व्यापार करता है, डेप्ट को लेकर व्यापार करता है, क्योंकि डेप्ट में हमारे पास टैक्स कम हो जाता है। तो समता पर व्यापार से आज से क्या होगा, उधार के फंडों पर व्यापार। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपणन की प्रक्रिया में क्या क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए समय उपयोगिता, ऑप्शन नंबर बी स्थान उपयोगिता, एंड ऑप्शन नंबर सी अधिकार उपयोगिता। तो विपणन की प्रक्रिया में ये सभी ऑप्शन आ जाएंगे, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, भौतिक वितरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं आ जाती है। भौतिक वितरण में क्या क्या क्रियाएं आ जाएंगी, स्कंध यानी स्टॉक, पैकेजिंग पैकिंग करना, एंड परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके अंतर्गत हमारी कौन सी क्रियाएं आ जाएंगी, 16 में सभी क्रियाएं भौतिक वितरण के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चयन प्रक्रिया में कौन सा कदम सबसे पहले आता है। चयन प्रक्रिया में कौन सा कदम सबसे पहले आता है। नंबर फर्स्ट परीक्षण, ऑप्शन नंबर सेकंड खाली आवेदन पत्र, सी स्क्रीनिंग, एंड डी मेडिकल परीक्षण। तो चयन प्रक्रिया सबसे पहले हमें आवेदन करना होता है वैसे तो इसमें ऑप्शन परीक्षण भी नहीं होता, क्योंकि जब तक हम एग्ज़ाम वगैरह नहीं देंगे तो परीक्षण कहाँ से होगा। स्क्रीनिंग के लिए भी हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, वहाँ प्रेजेंट होना पड़ता है। मेडिकल परीक्षण तो होता ही नहीं है। तो सबसे पहले चयन प्रक्रिया में क्या करना पड़ता है, हमें आवेदन पत्र देना पड़ता है। तो चयन प्रक्रिया का सबसे पहला कदम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आवेदन पत्र। क्वेश्चन नंबर 18, परिपूर्ण मार्केट संबंधी MM सिद्धांत सुझाते हैं कि लाभांश की अदायगी क्या, यानी कि अगर हमारे पास मार्केट संबंधी MM सिद्धांत का हम यूज़ करते हैं तो MM सिद्धांत क्या बताता है कि लाभांश की अदायगी का फर्म पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी फर्म के मूल्य पर सकारात्मक प्रभाव होता है, किसी फर्म के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं होता है, या किसी फर्म के मूल्य पर नकारात्मक प्रभाव होता है, या फर्म पर नगण्य प्रभाव होता है। जो MM सिद्धांत होते हैं वो उसकी मान्यताएं होती है MM सिद्धांत की कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है, और साथ ही साथ इसमें किसी भी टैक्स नहीं होते हैं, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो या फिर पर्सनल जो टैक्स, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो या फिर इनकम टैक्स हो, दोनों ही टैक्स MM सिद्धांत के अंतर्गत नहीं होते हैं। MM सिद्धांत ये बोलता है कि लाभांश की अदायगी का और फर्म
के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे हम लाभांश दें या ना दें, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। फर्म पर लाभांश अदायगी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और एमएम सिद्धांत ये कहता है कि फर्म का मूल्य अप्रासंगिक होता है, यानी कि एमएम सिद्धांत के अनुसार फर्म का मूल्य प्रभावित नहीं होता है किसी भी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19, प्रबंधन भविष्यवाणी और योजना है, संगठित करना है, निर्देश देना है, समायोजन करना है और नियंत्रण करना है। ये किस लेखक के शब्द हैं? फर्स्ट कुंटज ओडोनल, ऑप्शन नंबर बी हेनरी फेयोल, सी एफ.डब्ल्यू. टेलर और पीटर ड्रकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी फेयोल इसका आंसर हो जाएगा। पीटर ऑफ ड्रकर ने जो प्रबंध है उसको क्या माना है, यानी कि पीटर ऑफ ड्रकर के द्वारा कहा गया है कि इन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का सिद्धांत दिया था, यानी MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी प्रबंधन के लिए क्या किया था? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का सिद्धांत दिया गया था, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया था? जिसके अंतर्गत बोला गया था कि प्रबंध और कर्मचारी मिलकर लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करते हैं। जो पीटर ऑफ ड्रकर है वो नौकरशाही के बिल्कुल खिलाफ थे, विपरीत थे नौकरशाही के। और पीटर ऑफ ड्रकर को आधुनिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता थे और इन्होंने नियोजन और क्रियान्वयन के लिए अलग अलग 4 लोगों की टीम बनाई, यानी 4 लोग नियोजन का कार्य देखेंगे और 4 लोग किसका काम देखेंगे? क्रियान्वयन का काम देखेंगे। इनकी जो पुस्तक है उसका क्या नाम था? वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से इनकी पुस्तक को जाना जाता था। रूल ऑफ थंब भी एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा ही दिया गया था। हेनरी फेयोल को उन्होंने 1916 में अपनी पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एड जनरल। तो हेनरी फेयोल के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो 1916 में थी और फ्रेंच भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी? फ्रेंच भाषा में। और कौन सी पुस्तक थी ये? एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एड जर्नल थी। इन्होंने जो प्रबंध के 14 सिद्धांत थे वो दिए थे हेनरी फेयोल के द्वारा। तो 14 सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हेनरी फेयोल ने किया था। और इन्होंने मैनेजमेंट की जगह, यानी इन्होंने अपनी पुस्तक जो थी, इन्होंने मैनेजमेंट की जगह किसका शब्द का यूज़ किया था? एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का यूज़ हेनरी फेयोल के द्वारा किया गया था। तो 19 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, खंड यानी चंक सैम्पलिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो खंड या चंक सैम्पलिंग को हम किसके नाम जाना जाता है? सुविधा सैम्पलिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रणाली का विकास कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1940। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न स्तर के प्रबंध की देखरेख के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर प्रबंधन ध्यान देने लगे तो उसे क्या कहते हैं? यानी निम्न स्तर पर जो प्रबंध होते हैं उनकी देखरेख के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर यदि मैनेजमेंट ध्यान देने लगे तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो कि पीटर ऑफ ड्रकर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी अपवाद द्वारा प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी आदेश में एकता एंड ऑप्शन नंबर डी क्रिटिकल पाथ मेथड। तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए MBO। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए नीति का निर्धारण आवश्यक भाग है? नीति का निर्धारण मतलब हमें योजना बनाना, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती है उसका वो जो नीतियाँ बनाई जाती है वो किस पार्ट में बनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास नियोजन, बी तालमेल स्थापित करना, सी संगठन एंड डी अभिप्रेरणा। जो नीतियों का निर्धारण किया जाएगा वो हम किस में करेंगे? नियोजन में करेंगे, क्योंकि नियोजन जो होता है वो प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित प्रबंधन कार्यों में से किसका परस्पर गहन संबंध है? ऑप्शन नंबर ए नियोजन और संगठन, ऑप्शन नंबर बी स्टाफ और नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी नियोजन और नियंत्रण एंड ऑप्शन नंबर डी नियोजन और स्टाफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्टाफ और नियंत्रण। तो किसका परस्पर गहन संबंध है? स्टाफ और नियंत्रण का गहन संबंध है।
क्वेश्चन नंबर 25, ग्रेप वाइन शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये ग्रेप वाइन शब्द हमारा अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। तो अनौपचारिक, हम ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अनौपचारिक संप्रेषण को किस नाम से जाना जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेप वाइन। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस संगठन में स्टाफ का कार्य है, मतलब किसी भी संगठन में स्टाफ का क्या काम होता है। ऑप्शन नंबर ए, स्टाफ सीडी से सलाह लेना, यानी ऊपर से सलाह लेना। ऑप्शन नंबर बी, किसी को सलाह देना। ऑप्शन नंबर सी, अधिकार एवं उत्तरदायित्व को संभालना। या ऑप्शन नंबर डी, कार्य निष्पादन के लिए कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के उत्तरदायित्व को निर्धारित करना। तो किसी भी संगठन में स्टाफ का जो काम होता है वो क्या होता है, वो काम होता है स्टाफ सीडी को सलाह देना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ब्रेक इवन विश्लेषण का संबंध, ब्रेक इवन एनालिसिस का संबंध क्या होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है कि ब्रेक इवन एनालिसिस का संबंध क्या क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या क्या होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, लागत और लागत मिश्रण के बीच संबंध, लागत उत्पादन परिमाण और लाभ के बीच संबंध। ऑप्शन नंबर सी, लागत और विक्रय के बीच संबंध। एंड डी, लाभ और विक्रय के बीच संबंध। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, किसी फर्म का विघटन तब होता है जब, कब होगा। ऑप्शन है किसी भागीदार की मृत्यु होने तथा उसके दिवालिया होने पर, किसी भागीदार के रिटायर होने पर, कार्य अवधि के पूरा होने पर, और एक भागीदार को छोड़ सभी भागीदार के दिवालिया होने पर। तो हमें पता है कि फर्म जो होती है वो दो लोगों से मिलकर बनी होती है, और एक फर्म की परिभाषा के लिए सेक्शन 4 आती है। और जब हम मतलब अगर किसी भी फर्म में 2 से कम सदस्य रह जाते हैं तो फर्म क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, यानी बंद हो जाती है। तो फर्म के लिए मिनिमम आपके पास 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक, अगर हमारे फर्म में एक पर्सन है और सभी दिवालिया हो जाते हैं तो हमारे फर्म क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, एक्स लिमिटेड ने 28,80,000 रुपये में भूमि और इमारत खरीदी। इसके बदले में उसने क्या किया, 4% डिस्काउंट पर 100 रुपये प्रतिमूल्य के डिबेंचर जारी किए। तो डिबेंचर की संख्या कितनी होगी। तो हमारे पास अमाउंट कितनी है, 28,80,000। हमने कितने पेमेंट किए हैं, 28,80,000 पेमेंट किए, ये अमाउंट है हमारे पास। यदि हम इस अमाउंट में और कितने रुपए के डिबेंचर है, 100 रुपये के डिबेंचर है, और डिस्काउंट कितना है हमारे पास, 4%। जो डिस्काउंट होगा वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, हमारे पास अंकित मूल्य कितना है, 100। तो 100 का 4% अगर हम निकालेंगे तो कितना डिस्काउंट आया, 4 रुपये। यानी कि हमने 4 रुपये डिस्काउंट देकर कितने रुपये की भूमि खरीदी, 28,80,000। तो एक्चुअल में हमने कितने 28,80,000 डिवाइड बाय हम 96 करेंगे तो टोटल ऑप्शन आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 30,000। तो यानी हमने 30,000 के डिबेंचर्स इशू किए थे और 30,000 के डिबेंचर्स इशू कर हमने 28,80,000 रुपये पर भूमि खरीदी थी। अगर यहाँ पर प्रीमियम होता तो हम क्या करते, 100 में 4 को जोड़ देते, फिर हमारे अमाउंट में उसका डिवाइड कर देते। यहाँ पर डिस्काउंट है तो 100 में से डिस्काउंट को लेस करना होगा, जो अमाउंट हमारे पास आएगी उसमें इस अमाउंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, XYZ, इन एक्स का रेशियो है 1:2, वाई का रेशियो है 2/5 एंड जो जेड है उसका रेशियो है 1/10। अनुपात से भागीदार है। यदि एक्स रिटायर हो जाए तो बाकी भागीदारों की नई भागीदारी अनुपात क्या होगा, यानी न्यू रेशियो यहाँ पर कितना होगा। एक्स रिटायर हो जाता है तो बाकी रेशियो हमारे पास क्या आएगा, हमें वो बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनको इक्वल करना पड़ेगा। 1/2, 2/5, 1/10। नीचे इनका जो हर है वो अलग अलग है, 2, 5, 10 है, तो हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10, 2 5 10, 5, 2 and 1। तो रिटायर यहाँ पर कौन हो रहा है, रिटायर यहाँ पर एक्स हो रहा है। तो हमारे पास रेशियो हमारे पास 5:1 आया है। तो एक्स सब जब रिटायर हो जाएगा तो बाकी बचा हुआ रेशियो क्या होगा हमारे पास, 2:1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 30 का, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी।
क्योंकि यहाँ 5 2 से 10 होंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो ये हमारे पास रेशियो क्या हो जाएगा 5:4:1। तो जब एक्स रिटायर हो जाएगा तो बचे कौन वाई और जेड। जब वाई और जेड बचेंगे तो वाई का रेशियो कितना है 4 और जेड का रेशियो कितना है 1। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, उसका आंसर हमारे पास बी हो जाएगा 4:1। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। इसके ऑप्शन मैंने नहीं दिए हैं तो डायरेक्ट हम इसको सुमेलित करते हैं। एक तरफ है सूची नंबर 1 जिसमें मेगा विपणन, स्कीमिंग मूल्य, संवर्धन मिश्रण और ग्राहक असंवादिता है। जो सूची नंबर 2 है उसमें विज्ञापन, क्रय के बाद का व्यवहार, उच्च मूल्य और फ्लिप कॉटलर इन्होंने दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए से ऑप्शन नंबर 2 को मिलाप करना है। तो मेगा विपणन के लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा कि मेगा विपणन जो है वो फ्लिप कॉटलर ने दिया था। स्कीमिंग मूल्य का आशय होता है कि उच्च मूल्य, ज़्यादा मूल्य जो होता है वो स्कीमिंग मूल्य कहलाता है। संवर्धन मिश्रण क्या होता है, संवर्धन मिश्रण का जो ऑप्शन होगा वो ए विज्ञापन। एंड ग्राहक असंवेदिता का मतलब तो क्रय करने के बाद ग्राहक के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, जो वस्तु के बारे में बताया जाता है वो ग्राहक असंवेदिता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है उसका वो किससे मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 से। 32, इसमें भी आपको सम्मिलित करना है कि मर्केंडाइज निर्यात क्या होता है, मर्केंडाइज आयात क्या होता है, विनियोग आय क्या होती है, भुगतान संतुलन में कमी क्या होती है। तो मर्केंडाइज जो निर्यात है वो किससे मैच करेगा, विदेश में माल की बिक्री। निर्यात का मतलब क्या होता है, माल को बेचना। तो ए ऑप्शन का आंसर 2 हो जाएगा। मर्केंडाइज आयात मतलब क्रय करना, तो विदेशी माल का क्रय करना, इसका ऑप्शन हो जाएगा। विनियोग आय मतलब विदेशों में जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे जो इनकम होती है वो विनियोग आय होती है। तो विदेश से प्राप्त क्या है, लाभांश ब्याज। तो ऑप्शन नंबर सी का आंसर क्या हो जाएगा 4। और भुगतान संतुलन में कमी का मतलब क्या होगा कि निर्यात का आयात की अपेक्षा कम होना, यानी कि हमने निर्यात कम किया है, आयात हमने ज़्यादा किया है, यानी हमारे पास जो मनी है वो विदेशों में ज़्यादा गई है। तो यहाँ भुगतान संतुलन में कमी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33, इनको भी मैच करना है। ABC विश्लेषण क्या होता है, ABC विश्लेषण स्कंद नियंत्रण है। ROI यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक लाभदायकता है। अंशदान सीमा ब्रेक इवन विश्लेषण से संबंधित है। और NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू परियोजना मूल्यांकन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी मैच करना है। गोइंग कंसर्न विचारधारा क्या होती है, एकरूपता विचारधारा क्या होती है, लागत सिद्धांत क्या होते हैं, मटेरियलिटी क्या होती है। ऑप्शन यहाँ सूची 2 में दिए हुए हैं। एक समय से दूसरे समय तक किसी फर्म द्वारा प्रयुक्त एक ही लेखांकन का तरीका, यानी कि यहाँ एकरूपता है, यानी हर जो एवरी ईयर संस्था के द्वारा वही चीज़ें अपनाई जा रही है, सेम लेखांकन के लिए सेम तरीका अपनाया जा रहा है। तो जो कौन सी विचारधारा है, एकरूपता विचारधारा। तो ऑप्शन बी का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है किसी मध्यता घटना के सापेक्षिक आकार तथा महत्व से संबंधित है। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा गोइंग कंसर्न एकरूपता का 1 था, मटेरियलिटी का 2 है, लागत 3 देखिए। किसी फर्म जो दिवालिया हो रही हो के प्रति अनुपयुक्त अवधारणा, ये गोइंग कंसर्न विचारधारा के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ए का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और बचा क्या, अभिसंपत्ति को लेखे में लेने के सामान्य आधार, ये लागत सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, परिकल्पना परीक्षण के चरण यानी कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के स्टेप्स कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए क्या करना होता है, परिकल्पनाओं का विवरण करना होता है। तो हमारे पास फर्स्ट क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 पहले आएगा। उसके बाद सैम्पलिंग से पूर्व महत्व के स्तर को स्थापित करना, ऑप्शन नंबर 1 है वो 2 नंबर पे हो जाएगा। फिर नंबर 4 यानी जब सैम्पलिंग का महत्वपूर्ण स्तर निर्धारित कर लिया जाएगा, यानी कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस निर्धारित कर लिया जाएगा, उसके बाद हम उसका फॉर्मूला लगाकर परीक्षण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो 3rd नंबर पे आएगा। एंड ऑप्शन नंबर 2 जो हमारे पास 4th नंबर पे आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है। उसके बाद हमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या कॉन्फिडेंट लेवल
डिसाइड करना होता है और क्रिटिकल वैल्यू निकालनी होती है। फिर उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, फॉर्मूला लगाकर हमें परीक्षण करना पड़ता है और फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा आंसर निकलता है उस फॉर्मूले से उसका हम कंपेयर किससे करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू से। क्रिटिकल जो वैल्यू होती है वो हम टेबल से निकालते हैं, क्रिटिकल वैल्यू से हम उसे कंपेयर करते हैं। यदि हमारा जो फॉर्मूला से जो वैल्यू निकलती है, यदि वो क्रिटिकल वैल्यू के अंतर्गत होती है, यदि क्रिटिकल वैल्यू से कम होती है तो हम हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यदि हमारी जो वैल्यू होती है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होती है तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। एसिड परीक्षण अनुपात में निम्नलिखित में से कौन से दायित्व लिए जाते हैं? एसिड टेस्ट रेशियो, एक होता है हमारा करंट रेशियो, दूसरा होता है एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो को हम लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं एंड क्विक रेशियो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स में से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेज को हटा देते हैं और डिवाइड में क्या रखते हैं, करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि व्यापारिक लेनदार, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि ट्रेड क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल और एक्सपेंसेज, और परिवर्तनीय ऋण पत्र यानी कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो यहाँ पर दायित्व में कौन से दायित्व लिए जाते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर में क्या क्या आएगा, दायित्व के अंतर्गत व्यापारिक लेनदेन शामिल होते हैं, क्योंकि एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में व्यापारिक लेनदेन शामिल होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल होते हैं और अदायगी योग्य बिल शामिल होता है। जो ये अहद खर्चे और परिवर्तनीय ऋण पत्र हैं इनको एसिड टेस्ट रेशियो के दायित्व में शामिल नहीं किया जाता है। अहद खर्चे का मतलब होता है डेफर्ड एक्सपेंसेज। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है यहाँ पर। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इसका ये आंसर आएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कर्मचारी प्रशिक्षण की अपेक्षा कर्मचारी की शिक्षा उनके विकास के लिए अधिक भविष्योन्मुखी है। एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है, प्रशिक्षता कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसे विस्तृत पैमाने पर जॉब प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब भी कोई पर्सन जॉब के लिए आता है तो ऑलरेडी वो शिक्षित होता है, उसे क्या चाहिए, उस जॉब के काबिल बनाने के लिए प्रशिक्षण चाहिए होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो ये कहता है कि प्रशिक्षण जरूरी नहीं है बल्कि शिक्षा जरूरी है उनके विकास के लिए। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि शिक्षा तो हम जॉब की क्वालिफिकेशन के लिए शिक्षा जरूरी होती है। उस जॉब को पाने के लिए हम शिक्षा ऑलरेडी डिग्री वगैरह लेके आते हैं, लेकिन उस काम को करने के लिए जो हमारा प्रशिक्षण चाहिए वो ज़रूरी होता है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन उससे उल्टा बोल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, प्रशिक्षता कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम जिसे विस्तृत पैमाने पर जॉब प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी, हमारे ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन गलत है और सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। किसी फर्म के लाभ को अधिकतम बनाने के लिए क्या शर्त है? फर्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को नीचे की ओर काटता है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है किसी फर्म के लाभ को अधिकतम बनाने के लिए? तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो हमारे सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आजकल अनुषंगिक लाभ मुआवजे का महत्वपूर्ण अंग है। और स्टेटमेंट सेकंड है, पीस रेट योजना के अधीन कर्मचारियों को प्रति घंटे की दर से एक निश्चित राशि अदा की जाती है। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास, कौन सा ठीक है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि जो भी हमें लाभ मिलते हैं सैलरी के अलावा, तो वो एक मुआवजे का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है, नहीं वो ज़रूरी होते हैं। और जो सेकंड होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसलिए हमारा ठीक हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है कि पीस रेट योजना के अधीन कर्मचारियों को प्रति घंटे की दर से एक निश्चित राशि अदा की जाती है। ये ऑप्शन हमारे पास, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वित्त का उद्देश्य संपदा को अधिकतम करना होता है और सेकंड स्टेटमेंट है वित्त का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभांश केवल उसी दशा में दिए जा सकते हैं जब लाभ हो। और सेकंड स्टेटमेंट है लाभांश हानि होने की दशा में दिए जा सकते हैं।
तो फर्स्ट ऑप्शन जो लाभांश होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स पे दिया जाता है लाभांश। तो जब हमारे पास लाभ होते हैं तो तभी हम लाभ दे सकते हैं, क्योंकि बिना लाभ के हुए हम लाभांश नहीं दे सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर का एक ऑप्शन भी है कि प्रेफरेंस शेयर्स के एक प्रकार है संचयी और असंचयी, संचयी पूर्वाधिकार अंश और असंचयी पूर्वाधिकार अंश। तो उसमें कहते हैं कि लाभांश केवल उसी दशा में दिया जाता है जब हमारे पास लाभ हो, और जब लाभ नहीं होता, संचय में क्या होता है, संचय में हम काफ़ी सालों का जो लाभांश होता है वो रोक कर रखते हैं। जब फर्म के पास लाभ होता है तभी वो काफ़ी सालों का जो डिविडेंड देना होता है वो हम देते हैं। और असंचय में क्या होता है, असंचय पूर्वाधिकार अंश के अंतर्गत यदि हमारे पास लाभ नहीं होगा तो हम उस वर्ष लाभांश वितरण नहीं करते हैं, जिस वर्ष लाभ होगा उस वर्ष हम लाभांश वितरण करते हैं। कारण असंचयी में काफ़ी सालों का जो लाभांश होता है वो इकट्ठा नहीं होता है। तो जब हमारे पास लाभ होता है तभी हम लाभांश देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो ठीक हो जाएगा। लाभांश हानि होने की दशा में दिया जा सकता है, नहीं, लाभांश हानि होने की दशा में नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सेकंड हमारे पास गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, ऑपरेटिंग लीवरेज की डिग्री किसी फर्म की जितनी अधिक होगी उतनी ही बिक्री के उतार चढ़ाव के साथ EBIT अधिक होगा। ऑपरेटिंग लीवरेज सेकंड स्टेटमेंट है, ऑपरेटिंग लीवरेज की डिग्री या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज किसी फर्म की जितनी कम होगी उतना ही बिक्री के उतार चढ़ाव के साथ उसका EBIT कम होगा। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है ये हमें बताना है, या कौन सा दोनों गलत है या दोनों सही है वो हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही गलत है। यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जितना अधिक होगा तो बिक्री के उतार चढ़ाव के साथ EBIT क्या होगा, कम होगा। और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जितना कम होगा तो बिक्री के उतार चढ़ाव के साथ EBIT भी क्या होगा, अधिक होगा। यानी यहाँ जो स्टेटमेंट में दिए गए हैं उसका अपोजिट होगा। यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज यानी DOL जितना अधिक होगा, बिक्री जो सेल्स है उसमें भी उतार चढ़ाव क्या होगा, कम होगा। और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जितना कम होगा, जो सेल्स में उतार चढ़ाव उतना ही अधिक होगा। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास गलत हो जाएंगे। तो ये थे हमारे 42 क्वेश्चंस जो कि गत वर्ष की परीक्षा में आए हुए थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।